नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक और क्लास के साथ इस वीडियो में वापस आए हैं, जिसमें हम लोग ओशनोग्राफी इस समय हम लोग की ओशनोग्राफी चल रही है। पीछे की क्लासेस में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी है, आप वहाँ से जाकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, आज की हमारी जो ये ओशनोग्राफी की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग करेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोग जो रिलीफ होते हैं महासागरों के जो उच्चावच है उनके बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेंट्स के बारे में, यानी कि महासागरीय जलधाराओं के बारे में। महासागरीय जलधाराओं के आप लोग देखते होंगे, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे आपका उच्चावच हो गए या जलधाराएं हो गई। तो जलधाराओं को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जलधाराएं की जो गति होती हैं, ये जलधाराएं कैसे चलती हैं, इनकी गति कैसे उत्पन्न होती है, इनकी स्पीड कैसे बढ़ती है, ये सब बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, इसमें जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो करंट्स हैं ये उत्पन्न कैसे होती हैं, कैसे इनमें गति उत्पन्न होती है, इन सब बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे कारण लिखे हैं जिसके वजह से जो महासागरों में जो जलधाराएं होती हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं, यानी कि किसी डायरेक्शन में वो आगे गति करने लगती हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये जो ओशियन करेंट्स होती हैं, जलधाराएं, जलधारा आप लोग अगर हो सकता है आप लोग नाम समझते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार समझिए कि जलधाराएं क्या होती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे धरातल पर नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी तरह महासागर में भी कुछ नदियां होती हैं, वो थोड़ी और विशाल होती हैं। और वो नदियां क्या होती हैं, वो महासागर में जो जल होता है किसी निश्चित दिशा में जब निरंतर वो प्रवाहित होता है तो वो क्या होता है, जलधारा होता है। एक जगह से दूसरे जगह किसी निश्चित दिशा में निरंतर वो प्रवाहित होता रहता है तो क्या है, जलधारा है। कोई जलधारा इधर जा रही है तो कोई जलधारा इधर जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलग अलग जलधाराएं हैं। कोई इधर से जा रही है तो कोई सामने से आके टकराएंगे, जल का प्रवाह के टकराएगा तो हम कहेंगे उधर से जलधारा आ रही है कि इधर से जा रही जलधारा। ये क्या है, जलधाराएं हैं, यानी कि करंट्स हैं। इनके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कई रीजन बताए गए हैं कि जो जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनकी गति को स्टार्ट कर देते हैं या इनकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, बदल देते हैं। आप अलग अलग जगह देखते होंगे कि वहाँ पे जो समुद्र की लहरें होती हैं, यानी कि वहाँ पे जो जलधाराएं चलती हैं वो यहाँ पर किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं, दूसरे जगह पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में जलधाराएं जा रही हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने रीजन लिखे हैं। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नेक्स्ट है विंड्स एंड एयर प्रेशर। थर्ड है आइस मेल्टिंग, यानी कि आप कह सकते हैं हिमगलन। फोर्थ है टेम्परेचर। फिफ्थ है सैलिनिटी। सिक्स्थ है प्रेसिपिटेशन। सेवंथ है आइसोलेशन एंड इवेपोरेशन। एट्थ है इकमैन स्पायरल नियम, आप रूल कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल कोस्ट के बारे में। तो ये सब जो मैंने 8-9 लिखे हैं, ये क्या है, जलधाराओं को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, या आप कह सकते हैं उनकी गति को बढ़ाते हैं या गति कम करते हैं, या आप एक तरह से कह सकते हैं उनके प्रवाह की जो दिशा होती है उसे बताते हैं। यही निर्धारित करते हैं कि किधर की तरफ ये जलधाराएं जाएंगी। तो सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो जलधाराएं चलती हैं या उनके जो उत्पन्न होती हैं वो किसके वजह से, उनके डायरेक्शन किसके वजह से ऐसी आगे बढ़ती हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कैसे, इसे समझिए। कहा गया कि धरातल है और बीच में क्या है, ये इक्वेटर है। बताया गया कि इक्वेटर पे जो होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है कम होती है अपेक्षिता ध्रुवों के। ध्रुवों पर क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, विषुवत रेखा पे कम रहेगा। तो जिस स्थान पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा जल की दिशा भी उसी डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि जो जलधाराओं की जो दिशा होगी उधर उसी तरफ रहेंगी। यानी कि आप एक तरह से समझिए कि ये अगर कोई जगह है, यहाँ पर एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो जलधाराएं जो रहेंगी इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ से जलधाराएं शुरू होंगी, और जिधर जलधाराएं कम, जिधर गुरुत्वाकर्षण कम रहेगा उधर से शुरू होंगी, और जिधर ज़्यादा रहेगा वहाँ को जाएंगी। नेक्स्ट हमारा रीजन बताया जाता है विंड्स एंड एयर प्रेशर। आपसे जब भी कोई ये रीजन पूछे कि जो डायरेक्शन उसका हो जाती है, कैसे जलधाराओं की उत्पन्न कैसे होती हैं, जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, तो सबसे बड़ा रीजन आप क्या बताएंगे, विंड्स को।
कोई कहा कि इतने सारे रीजन है, इसमें से मेन सबसे बड़ा रीजन बताओ जो जलधाराओं को उत्पन्न कर देता है, जलधाराओं को उत्पन्न कर देता है, वो क्या है? तो आप बताएंगे विंड्स होती हैं। तो यहाँ हम लोग जानने जा रहे हैं विंड्स एंड एयर प्रेशर। विंड्स आप कैसे करती हैं? जैसे हमें पता है धरातल पर पवनें चलती हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी विंड्स चलती हैं। तो आप देखते होंगे जब विंड्स चलती हैं तो अपने साथ धूल कण भी लेकर चलती हैं। ये जब धूल कण लेके आगे बढ़ती हैं तो यानी कि उस धूल कण को भी वो उड़ा देती हैं, वो पवनें अपने साथ रगड़ते हुए चलती हैं और ये यहाँ से धूल कण भी उड़ाते लेकर चली जाती हैं। यानी कि उन धूल कणों में भी गति आ गई, वो धूल कण भी अब यहाँ से दूसरे जगह चले गए। उसी तरह महासागरों में भी पवनें चलती हैं, तो वहां पे जो विंड्स चलती हैं वो जो महासागरों के जो ऊपर, ये महासागर है तो इसके ऊपर का जो परत रहेगी, ये जो विंड्स चलेगी तो अपने साथ ये विंड्स भी क्या करेगी? इनकी डायरेक्शन को इसी तरफ लेकर चलेगी, यानी कि इनको आगे ढकेल देगी। तो यहाँ क्या हो रही है? जलधाराओं की उत्पन्न हो जा रही हैं, जलधाराएं बन जा रही हैं ये, क्योंकि ऊपर से जो हवा आ रही है उसको अपने साथ उसी डायरेक्शन में लेके चल रही है। तो सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है विंड्स होती हैं, जो जलधाराओं को उत्पन्न करने का सबसे बड़ा रीजन होती हैं। नेक्स्ट यहाँ है विंड्स एंड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की बात की जा रही है, यानी कि वायु दाब। एक तरह से समझिए कि ये क्या है? कोई स्थान है, ठीक है। यहाँ इमेजिन, यहाँ आपको ये समझना है एयर प्रेशर की बात की जा रही है, यानी कि एक जगह एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, एक जगह एयर प्रेशर कम रहेगा। इमेजिन कीजिए यहाँ पर क्या है? एयर प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। तो लो हाई प्रेशर जहाँ पर रहेगा, वहाँ पर हाई प्रेशर जहाँ रहेगा वहाँ जल का स्तर क्या होगा? नीचे रहता है। वहाँ का जल का स्तर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ये क्या है? जल का स्तर नीचे है। और जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा वहाँ पे जल का स्तर ऊंचा रहता है, ठीक है, वहाँ पे जल का स्तर ऊंचा रहता है। तो आपको पता है कि ऊंचा, जहाँ ऊंचा रहेगा वहाँ से जल क्या होगा? जिधर ढलान रहेगा, जिधर कम जल स्तर नीचा रहेगा उसी तरफ आएगा। ऑब्वियसली आप अक्सर हर जगह देखते होंगे कि ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा। तो जहाँ ऊंचाई रहेगी इधर से इस डायरेक्शन में जलधाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि इधर से जलधाराएं इस तरफ आने लगेंगी। ये हो गया एयर प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर है या लो प्रेशर। लो प्रेशर से क्या होंगी? जलधाराएं हाई प्रेशर की ओर चलेंगी। तो ये हो गया दूसरा हमारा विंड्स और एयर प्रेशर के बारे में। थर्ड है, थोड़ा स्पीड के साथ मैं चल रहा हूँ देखिए, लेकिन फिर भी आपको इतना पर्याप्त है समझने के लिए। आप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ अब है आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग का मतलब हिमगलन, यानी कि जो बर्फ है वो पिघलेगी और पिघल के जब वो सागरों में मिल जाएगी तब क्या होगा? बताया जाता है कि मैंने पिछली क्लास में जब ओशिनोग्राफी की पहली क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था जो शुद्ध जल प्राप्त होता है, यानी कि उसमें लवण नहीं पाया जाता, वो लगभग आपका 2% पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध जल उसी से प्राप्त होता है, आइस कैप से। तो यानी कि जो आइस जब पिघलेगा वहाँ पे, जब बर्फ पिघलेगी तो आगे सागरों में मिलेगी और वो पानी, उसका जो जल रहेगा वो कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा, उसमें लवणता नहीं रहेगी। तो वो जिसमें लवणता नहीं है, जो जल शुद्ध है, जो कि हमें हिमगलन के से मिल रहा है, आइस मेल्टिंग की वजह से मिल रहा है, वो जल वो शुद्ध है। जब वो शुद्ध होगा तो उसकी घनत्व तो कम रहेगा। अब जब घनत्व तो कम रहेगा तो जल स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। तो जहाँ पे जल स्तर ऊंचा हो जाएगा और जहाँ पे जल स्तर नीचा रहेगा तो ऑब्वियसली जल उधर से क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो जल आएगा, जल का प्रवाह होगा, ये जलधारा हो जाएगी। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि जलधारा कैसे हुई? जहां पर हिमगलन ज्यादा हुआ वहां पे जल स्तर ऊंचा हुआ, जहां हिमगलन कम हुआ या नहीं हुआ है वहां पे तो वहां नीचा जल स्तर है, तो ऑब्वियसली जल क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गया हमारा आइस मेल्टिंग हो गया। फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात की जा रही है। टेम्परेचर यानी कि तापमान से कैसे जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तापमान का जलधारा पे क्या असर पड़ता है? देखिए, कहा जाता है कि ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ पर ये बीच में इक्वेटर है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पे क्या है? हाई टेम्परेचर है। और यहाँ पे बताया गया जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा? लो टेम्परेचर मिलता जाएगा। लो टेम्परेचर मिल रहा है तो यहाँ पर जलधाराएं क्या हो रही हैं? ऊपर इसी दिशा में जलधाराएं भी जा रही हैं, यानी कि ये जो देखा जाता है इसी डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर है और यहाँ लो टेम्परेचर है। ये जो जलधाराएं क्या आ रही हैं? देखा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये देखिए टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैलिनिटी। अब सैलिनिटी की बात यानी कि लवणता की बात की जाती है। अगर जल किसी क्षेत्र में, किसी महासागर के क्षेत्र में लवणता एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ लवणता कम है, तब जलधाराएं क्या होंगी? जलधाराएं कैसे उत्पन्न होंगी इसे समझते हैं। सपोज दैट ये आप एक बॉक्स ले लेते हैं, इसमें एक जगह क्या है? लवणता एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ लवणता कम है। ये क्या है? हमारा सॉलिनिटी है, यानी कि यहाँ पे लवणता ज़्यादा है। अगर लवणता ज़्यादा होगी तो घनत्व क्या होगा? घनत्व भी हमारा ज़्यादा होगा, यानी कि डेंसिटी भी ज़्यादा है। दूसरी जगह क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सॉलिनिटी कम है और लेकिन डेंसिटी भी तब क्या होगी? कम होगी। यानी कि अगर लवणता ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा है, अगर लवणता कम है तो घनत्व भी कम रहेगा।
इस क्षेत्र में क्या है हमें पता है, यहाँ पर क्या है, जो जल है इसमें लवणता क्या है, ज़्यादा है। लवणता ज़्यादा होगी तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका जल स्तर नीचे रहेगा, और जिसका सैलिनिटी कम रहेगी या तो सैलिनिटी कम है और डेंसिटी भी तब कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका जल स्तर क्या होता है, ऊंचा रहता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो जल स्तर नीचा रहेगा, जब डेंसिटी कम रहेगी तो जल स्तर ऊंचा रहेगा। तो ऑब्वियसली अब आप जान ही गए हैं कि जल किधर से किधर, जलधाराएं किधर गति करेंगी, जलधाराओं में उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जिधर लवणता ज़्यादा है उधर से जिधर लवणता कम है उधर से जलधाराएं जिधर लवणता ज़्यादा है उस तरफ आएंगी। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा कि जो सैलिनिटी है उसका क्या असर पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फिगर आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्या है उससे चलिए देखते हैं। 6 है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है अभी से समझते हैं। जैसे देखिए ये सब क्या मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारी जो अलग अलग रीजन बताए गए हैं, अलग अलग चीज़ों का हमारी जलधाराओं पर क्या असर पड़ता है, इन सब बातों का यहाँ चर्चा किया जा रहा है। जैसे मैंने इन सब का चर्चा किया, अब प्रेसिपिटेशन का क्या असर पड़ेगा, जलधाराओं को कैसे उत्पन्न करेंगे, यानी कि वर्षण देखिए जिस क्षेत्र में वर्षण ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वहाँ पे जल ज़्यादा आएगा। जिस क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र में वर्षण प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि जल की मात्रा यहाँ ज़्यादा आएगी, मिक्स होगी वहाँ पे सागरों में, और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा आएगा वर्षण होगा वहाँ पे जल स्तर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और जहाँ पे कम होगा या नहीं होगा तो वहाँ जल स्तर नीचा रहेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है वहाँ से जलधाराएँ उत्पन्न होंगी और इस तरफ आएंगी, किधर, जिधर कम रहेगा, वर्षण जिधर कम होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन वर्षण के बारे में कि जलधाराओं को कैसे उत्पन्न करती हैं। 7th है आइसोलेशन एंड इवेपोरेशन। आइसोलेशन यानी कि सूर्यताप, एंड इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। आइसोलेशन एंड इवेपोरेशन को इस तरह समझिए कि जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें ज़्यादा, वहाँ पर क्या होंगी, तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आप जब एक तरह से समझिए वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, जल भाप बन के ऊपर उठ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लवणता जो है वो अधिक हो जा रही है। क्या हो जा रहा है, यहाँ पर लवणता बढ़ रही है। अब जब लवणता ज़्यादा रहेगी तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। एक तरह से यहाँ समझिए फिर फिगर में एक बार कि यहाँ क्या हो रहा है, ये एक जगह क्या, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइसोलेशन यानी कि सूर्यताप, और इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण का। जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, मान लीजिए ये वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण यहाँ ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे वाष्पीकरण कम हो रहा है, यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे वाष्पीकरण इस क्षेत्र में कम हो रहा है। जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा जल ऊपर चला गया, यहाँ पर लवणता क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि सैलिनिटी बढ़ जाएगी। जब सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, कम वाष्पीकरण हो रहा है, कम वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ डेंसिटी, सैलिनिटी कम रहेगी, तो सैलिनिटी कम रहेगी तो डेंसिटी भी कम रहेगी। और जब डेंसिटी जहाँ कम रहती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जल स्तर ऊँचा रहता है। जहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी वहाँ पे जल स्तर ऊंचा रहेगा, तो जलधाराएं इस तरह से गति करने लगती हैं, यानी कि अधिक, जिधर वाष्पीकरण कम है उधर से अधिक वाष्पीकरण की ओर जलधाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये फिगर हो गया हमारा आइसोलेशन एंड इवेपोरेशन के लिए, ये वाली फिगर, ठीक है। या ये ध्यान दीजिएगा, इधर वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, इधर वाष्पीकरण कम हो रहा है, तो जिधर कम हो रहा है, जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण कम होगा वहाँ से जलधाराएं इस तरफ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इकमैन स्पायरल नियम। इकमैन स्पायरल नियम आप बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, कई जगह आप देखे होंगे, इसे एक तरह से समझिए। इकमैन स्पायरल, इकमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है। अब क्या बताया है इसको समझिए। इकमैन स्पायरल ने बताया कि पवने, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जलधाराएं हैं उसको उत्पन्न करने के लिए कई कारण होते हैं, जैसे पवनी होती हैं और उसके वजह से क्या होता है, वहाँ घर्षण उत्पन्न होता है, साथ में पृथ्वी के जो कोरियोलिस बल होता है उसका भी यहाँ पर नियम यहाँ लगेगा। कैसे बताया इन्होंने, कहा कि जो जलधाराएं होती हैं उसके ऊपरी जो जलधारा होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, समुद्र है, समुद्र में क्या है, जलधाराएं, ये क्या है, जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। ये क्या है, जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं, इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर पवने जो हैं ऊपर ऐसे प्रवाहित हो रही हैं तो ऊपर वाली जो परत है ये भी प्रवाहित होगी, लेकिन साथ में कोरियोलिस बल के कारण क्या होगी, ये वाली जो विंड्स हैं इसी के साथ नहीं जाएंगे, सॉरी जो करंट्स हैं इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे तक ये सब एक ही धारा नहीं है, अलग अलग धाराओं की लेयर हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जो महासागरों में जो जलधाराएं हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक जलधाराएं चल रही हैं, और वो जो जलधाराएं हैं उनकी दिशा भी क्या होती है, हल्का सा विपरीत, हल्का सा क्या होती है, मुड़ जाती हैं। जैसे बताया कि ऊपर की जो जलधारा रहेगी ये तो मान लीजिए आपका विंड के वजह से आगे बढ़ी, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उधर जा रही हैं, लेकिन इसके नीचे की जो जलधाराएं रहेंगी और फिर इसके भी नीचे जलधाराएं रहेंगी, अलग अलग, सब नीचे अलग अलग जलधाराएं हैं। तो इसको इस तरह से समझिए
कि ये क्या है, ये सागर का जल है। ये इस तरह से आप देखेंगे, यानी कि मैं इस समय कहाँ हूँ, सागर में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सागर मेरे बगल से जलधाराएं, मैं ऑक्सीजन लेके अंदर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो मैंने देखा कि ऊपर से जो पवनें चल रही हैं वो तो ऊपर वाली जलधाराओं को इस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। इसके नीचे जो जलधाराएं हैं, जलधाराओं की जो मैंने बताया कि अलग अलग लेयर होती हैं, ये 1 2 3 4 5 लेयर हैं। तो इसके नीचे जो लेयर रहेगी ये भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। हल्का सा क्या होगी, इसके गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे घर्षण शक्ति भी लगा है और साथ में कोरियोलिस बल भी होता है, हमें पता है। तो कोरियोलिस बल के कारण ये नीचे वाली जो लेयर होगी हल्का से 45 डिग्री इधर मुड़ जाएगी, नॉर्थ में, दाहिने साइड मुड़ जाएगी। फिर ये वाली लेयर देखिए, ये आगे बढ़ रही है, तो ये वाली जो इसके नीचे लेयर रहेगी ये 45 लेयर मुड़ जाएगी। फिर इसके नीचे जो 2 बचती हैं ये 45 मुड़ जाएगी। फिर इसके नीचे जो बचेंगे ये 45, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसे एक तरह समझिए कि इन्होंने बताया जो ऊपर की जलधारा रहेगी वो तो इस तरह जाएगी ही। ये क्या है, ऊपर की जो जलधारा है ये पवन की वजह, जो विंड्स है उसके वजह से सीधे जा रही है। विंड्स ऐसे जा रही है तो वो जलधारा भी ऐसे जा रही है। इसके नीचे जो लेयर रहेगी वो क्या होगी, हल्का सा क्या होगी, 45 डिग्री पे ये मुड़ जाएगी। 45 डिग्री पे इधर मुड़ गई। अब ये इधर जाने लगी, उसके नीचे वाली लेयर इधर जाने लगी। अब इसके नीचे जो लेयर रहेगी वो क्या होगी, ये भी 45 डिग्री मुड़ जाएगी। अब इसके नीचे जो लेयर है ये भी 45 डिग्री मुड़ जाएगी। इसके नीचे जो लेयर रहेगी ये भी 45 डिग्री मुड़ जाएगी। इस तरह से देख रहे हैं आप, कुछ ऐसे जो नीचे जैसे जाएंगे ऐसे घूमते जाएंगे। एकमैन स्पायरल नियम में आपको मैं फिगर टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप उसको देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यही है कि ऊपर वाली जो पवन की वजह से, फिर उसके नीचे कोरियोलिस बल, घर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है, घर्षण की वजह से ये हल्का 45 डिग्री मुड़ी। फिर उसके नीचे जो लेयर रहेगी करंट्स की वो 45 डिग्री मुड़ेगी। इस तरह मुड़ेगी। इसमें एक चीज़ और बताया गया था, जो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं कोरियोलिस बल में, फेरल का नियम यहाँ भी लगता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं रहेंगी अपने दाहिनी तरफ मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ेंगी। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे क्लाइमेटोलॉजी में, जब पढ़े थे कि फेरल का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकमैन स्पायरल नियम हो गया। अब आता है कॉन्टिनेंटल कोस्ट। कॉन्टिनेंटल कोस्ट को आप समझिए कैसे जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं या उसकी दिशा कैसे बदलेंगे। आपको पता है जब आप होली में कलर खेलते होंगे, जब आप बाल्टी में किसी को कलर लेके या पानी भर के किसी को ऊपर ऐसे फेंकते हैं झटके से, तो पानी आके टकराएगा। टकरा के पानी क्या होगा, हल्का सा इधर जाएगा, हल्का इधर जाएगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी तरह समझिए कि कोई महाद्वीप है, ये कोई महाद्वीप है और यहाँ पे जब जलधाराएं ये आ रही हैं, यहाँ से टकराएंगी, तो ये टकरा के क्या होंगी, कुछ डायरेक्ट इस दिशा में मुड़ जाएंगी, कुछ जलधाराएं इस दिशा में मुड़ जाएंगी, यानी कि दिशा परिवर्तन कर देगा। कौन, कॉन्टिनेंटल कोस्ट, जो महाद्वीपी का जो किनारा रहेगा उसकी किनारे की बनावट कैसी है ये भी निर्भर करता है जलधाराओं किधर किस दिशा में जाएंगी या उत्पन्न होंगी। तो जब ये महाद्वीप के किनारे से टकराएंगी, अब वो अगर इस तरह का किनारा है तो वो क्या होंगे, उनका दिशा बदल जाएगा, वो 2 दिशा में बंट जाएंगी। तो ये हो गया जलधाराएं जो हैं कुछ, ये मैंने इंपॉर्टेंट जो रीज़न बताए जाते हैं कि इस वजह से जलधाराएं उत्पन्न होती हैं या उनकी दिशा बदलती है। तो ये सब है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विंड्स एंड एयर प्रेशर यानी कि पवनें और वायुदाब, इसको आप इंपॉर्टेंट बताइएगा। कोई भी अगर पूछे तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, इंपॉर्टेंट है। फिर आइस मेल्टिंग है यानी कि हिमगलन है। 3rd टेम्परेचर है, तापमान है। 5th सैलिनिटी यानी कि लवणता है। 6th प्रेसिपिटेशन यानी कि आपका सिर्फ वर्षण है। आइसोलेशन एंड इवेपोरेशन यानी कि सूर्यताप एंड वाष्पीकरण। 8th है एकमैन स्पायरल, जैसे मैंने बताया कि 45 डिग्री पे ये ऐसे मुड़ता जाएगा नीचे की परत। फिर कॉन्टिनेंटल कोस्ट यानी कि महाद्वीप की जो बनावट, महाद्वीप का जो तट है उसकी बनावट कैसी है, इस बात पे हमारा जो करंट्स होती हैं वो निर्भर करता है कि हमारी करंट्स किस दिशा में कैसी वो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा कैसे जलधाराएं जो होती हैं कैसे वो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाएंगी, कैसे वो उत्पन्न होती हैं। तो ये तो हो गए कैसे ये उत्पन्न हो गई, इनकी दिशा कैसे हुई। इसके बाद करंट में अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, मुख्यतः हमें 3 ओशियंस के बारे में पढ़ना है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। तो इन तीनों में अब कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं, कैसी चलती हैं, क्या नाम है उनका, अलग अलग जलधाराओं का नाम दिया गया है। आपको बता दूं अब तक की सबसे छोटी जलधारा गिनी की जलधारा है, जिसको बताया जाता है कि 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि आप नदियों से भी विशाल विशाल जलधाराएं वहां महासागर में चलती हैं। अभी 800 किलोमीटर छोटी, सबसे छोटी जलधारा गिनी की जलधारा जो कि लगभग 800 किलोमीटर बताई जाती है उसकी लंबाई। तो इसी तरह कई जलधाराएं हैं जो कि महासागरों में चलती हैं।
कुछ गर्म है जलधारा, कुछ ठंडी जलधारा है, यानी कि उसका पानी कुछ का गर्म है, कुछ का ठंडा है। तो इस बेस पे इसे दो तरह की जलधाराएं बताई गई कि एक ठंडे पानी की जलधारा, एक गर्म पानी की जलधारा। तो ये सब बातें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इसको जानने के बाद तब हम जानेंगे कि पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी जलधारा हैं, किस दिशा में चली। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझ लीजिए। आपके फिगर बस आपको सब करता है कि इसे याद करना पड़ता है, मैं तो कर रहा हूँ। आप एक बार पहले फिगर समझिए, तो आप उसके बाद तब नाम याद रखिए। देखिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और आपको समझने में भी वो आसानी होगी। तो जैसे अटलांटिक महासागर की जलधारा है और हिंद महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है, तो ये सब बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लासेज अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यानी कि यही करंट को आगे और बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।